नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। खबर उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी है, लेकिन ये खबर आई कहीं और से है। और ये एक ऐसी खबर है जो उस वक्त पे आई है जब सूबे के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ, वो भी जापान और सिंगापुर के दौरे पर हैं। वहां पर ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी को टफ कंपटीशन देने में लगे हो कि भैया सबसे अच्छा फोटो आप किसका होगा, सबसे अच्छी फोटो किसकी आएगी और किस तरीके की फोटो वो खिंचवाएंगे। बाकायदा जैसे मोदी जी के लिए चलता है ना पीआर, तो उस तरीके का पीआर चल रहा है। दूसरी तरफ मोदी जी इजराइल में हैं, वहां से उनकी तस्वीरें आ रही है, उनकी फोटो आ रही है। भाई संसद में पहुंच रहे हैं तो विपक्ष वॉकआउट कर रहा है, खूब तस्वीरें आ रही हैं। महिला सांसदों से घिरे हुए मोदी, वो भी एक तस्वीर आ रही है। कांग्रेस ट्रोल कर रही है कि बताइए अपने यहाँ की महिला सांसदों से डर गए, वहां पे शुक्र है, ये बड़े गर्व की बात है कि वहां की महिला सांसदों के साथ मोदी जी खड़े हैं। और वो खीखी खीखी की फोटो तो खूब आती है, गले पड़ने की फोटो खूब आती है। लेकिन ये सब फोटो मोदी जी की आ रही है और योगी जी की आ रही है। खबर आ रही है शाह साहब के खासम खास कहे जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य के बारे में। डिप्टी सीएम है भाई, दिल्ली दरबार के नुमाइंदे माने जाते हैं। लेकिन दिल्ली दरबार के इन नुमाइंदे को एक दूसरी सरकार ने, एक विदेशी सरकार ने अपने यहां एंट्री नहीं दी, आने नहीं दिया, घुसने नहीं दिया। पहले तो खबर यह छपी कि केंद्र सरकार ने एनओसी नहीं दी थी। हो सकता है भाई गलती से छप गई हो। अब गलती से छपी, छपवाई गई, इसका हमें पता नहीं। लेकिन बाद में खबर अपडेट कर दी गई और खबर अपडेट करके यह बताया गया कि सरकार ने तो एनओसी दे दी थी, केंद्र सरकार ने, लेकिन यूके ने वीजा नहीं दिया। अगर सरकार ने एनओसी दे दी थी और यूके ने वीजा नहीं दिया, तो यह जाहिर सी बात है 56 इंची का घोर अपमान है। और अगर सरकार ने एनओसी नहीं दी थी, तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर मचे हुए घमासान की बानगी है। आज की तारीख की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, और इस खबर पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संतोष जी को जोड़ लीजिए। संतोष भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल भाई। और निश्चित तौर पर आप एक बहुत बड़ी खबर लेकर इस समय सामने आए हैं, क्योंकि इसके दोनों पहलू, मैं सीधे सीधे कह दूं, हम्म। इसके दोनों पहलू केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा गजब टाइप का इतिहास रहा है। साहेब जो आजकल इजराइल के दौरे पर गए हुए ना, अमेरिका के बड़े भक्त बने हुए घूम रहे थे। एक दौर ऐसा था जब अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया था, अमेरिका पे उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया था। और अमेरिका सोते जागते उठते बैठते नरेंद्र मोदी साहब के सपने में ऐसा आता रहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा अमेरिका की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए। और उसके बाद एप्स्टीन फाइल ने ऐसा रायता फैलाया, डोनाल्ड ट्रंप ने वो हालत कर दी कि अब उसी अमेरिका से वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ब्रिटेन ने जो वीजा है स्वप्निल भाई, वो केशव प्रसाद मौर्य को देने से इनकार कर दिया। तो मुझे तो उनका राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल नजर आ रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक के हिसाब से तो देखो। लेकिन हम्म। सवाल तो है, आपने जैसे कहा कि पहले खबर आई थी कि केंद्र सरकार ने एनओसी नहीं दी, फिर ये खबर आई कि केंद्र सरकार ने एनओसी दे दी लेकिन ब्रिटेन ने वीजा नहीं दिया। डिप्लोमेटिक चैनल होते हैं, डिप्लोमेटिक ये वीजा पे इनको पासपोर्ट पे जाते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी पद पे होते हैं, संवैधानिक पद पे, तो आपको एक अलग कलर का पासपोर्ट मिलता है। ठीक बात आमतौर है। पर ब्रिटेन की जैसी छवि है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आमतौर पर ब्रिटेन की जैसी छवि है, हालांकि किसी देश के बारे में उस तरह की बातों को कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो ब्रिटेन के हाई कमिश्नर होते हैं, जो ब्रिटेन के डिप्टी हाई कमिश्नर होते हैं, मैंने देखा हुआ है कि वो रेगुलर बेसिस पे भारत में गृह मंत्रालय जाते हैं, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो वित्त मंत्रालय जाते हैं, उनसे भी उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको तो कायदे से विदेश मंत्रालय जाना चाहिए। तो वो खेल दूसरा खेलते रहते हैं ब्रिटेन वाले। और ऐसा खेल खेलने वाले ब्रिटेन ने भारत के गृह मंत्री के करीबी माने जाने वाले नेता को अगर वीजा नहीं दिया, क्योंकि पॉलिटिकल खबरें तो उनके पास भी आती होगी, और बाकायदा जो ब्रिटेन का जो हाई कमीशन का ऑफिस दिल्ली में नहीं है नहीं स्वप्न संतोष भाई। भाई, मैं एक लाइन और बोलूंगा, मैं इंटरप्ट करूंगा। हाँ, आपने ये बात बोली ना, मैं इंटरप्ट करके एक लाइन और जोड़ता हूं। पाकिस्तान का टुच्चा से टुच्चा नेता, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये बड़ा पूर्वांचल का हमारे यहाँ का शब्द है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। और क्या बोलूं ऐसे लोगों को। लेकिन वो भी ब्रिटेन में जाता है ना अपना पासपोर्ट लेकर के, तो उसको फटाक से एंट्री मिलती है। ये हाल है। नहीं, और वो मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो ये जो भारत में जो ब्रिटेन का हाई कमीशन होता है,
वहां बाकायदा कुछ लोग तैनात किए जाते हैं स्वप्निल भाई, हाँ। जो क्या करते हैं कि इंडिया के टॉप के पॉलिटिशियन की एक लिस्ट बनाते हैं, और हर देश के जासूस हर देश में होते हैं, मैं जानता हूं। वो उनकी कमजोरी और उनकी मजबूती, इन दोनों की फाइल तैयार करते हैं। भारत भी एक जी। जमाने में किया करता था, आज की तारीख में पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन भारत भी एक जमाने में किया करता था। तो वो तमाम चीजें उनको पता है कि भैया गृह मंत्री के नजदीकी है, अमित शाह साहब के नजदीकी है, और इसके बावजूद भी वीजा नहीं दिया। मतलब और मायने सिर्फ दो ही निकलते हैं। या तो पहली वाली खबर सही थी कि मोदी सरकार ने एनओसी नहीं दी थी, जर्मनी चले गए क्योंकि एनओसी मिली, लेकिन यूके नहीं जा पाए क्योंकि एनओसी नहीं मिली। या खबर छपने के बाद डैमेज कंट्रोल किया गया और सारा ठीकरा ब्रिटेन पर फोड़ दिया गया, यूके पर फोड़ दिया गया कि भैया हमने तो एनओसी दे दी थी लेकिन उन्होंने वीजा नहीं दिया। लेकिन इस ठीकरे फोड़े जाने में भी 56 इंच के सीने की कलई खुल गई है। आप अमेरिका जाने से बचते हो, डरते हो, ठीक है, मान लिया जाए, कोई बात नहीं। इजराइल चले गए, ठीक है। अरे लेकिन अपने नेताओं को, अपने करीबी नेताओं को तो कम से कम वीजा तो यूरोपीय कंट्री का दिलवा दिया करो। बताइए, केशव जी घूमने गए थे, बड़े आराम से जर्मनी घूमते रहे, मुआयना किया, और उनके साथ मंत्री सुनील शर्मा भी गए हुए हैं। अब उनका मन कर रहा था ब्रिटेन भी घूम के आ जाए, यूके भी घूम के आ जाए, तो उनका मन तो मारा गया। लेकिन इसने राजनीति की एक बड़ी गुत्थी को सामने रख दिया है, राजनीति के एक बड़े रहस्य को सामने रख दिया है। ठीक बात है। सबसे पहले जरा दोनों खबरें दिखाइए। केशव मौर्य को ब्रिटेन ने वीजा नहीं दिया, केंद्र सरकार से एनओसी नहीं मिली, डिप्टी सीएम जर्मनी से लखनऊ लौट रहे। ये हुआ क्या कि जैसे ही ये खबर आई, मैंने इस खबर को इस लिंक में लगाने के लिए कंट्रोल रूम को भेजा, और जब भेजा तो उसकी हेडलाइन एज इट इज वहां चली गई। और वो दर्शकों को इसलिए मैंने वो हेडलाइन दिखाई, वो स्क्रीनशॉट दिखाया। लेकिन अब हेडलाइन कैसे बदली हुई है, ले आइए, अब ले आइए दूसरी वाली, तुरंत लाइए। केशव मौर्य को ब्रिटेन ने वीजा नहीं दिया, डिप्टी सीएम जर्मनी से लखनऊ लौट रहे, मोदी सरकार ने एनओसी दी थी। एनओसी नहीं दी थी और एनओसी दी थी, बस इक्के लाइन का अंतर है। और ये अचानक से क्यों बदला गया है, मतलब आनन फानन में 10 मिनट के अंदर ये पूरी हेडलाइन चेंज हो गई। कैसे हो गई, क्यों हो गई, किसके कहने पे हुई, असल खिचड़ी क्या है, वो अभी डिकोड करेंगे। लेकिन इस बीच में संतोष भाई, मौर्य जी लौट रहे हैं और योगी जी क्या कर रहे हैं, ले आइए जरा, कुछ 3 फोटोग्राफ्स ले आइए। आज तो मैंने कह दिया था सुबह सुबह है कि भैया तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। ये देखिए, ये रोकिए रोकिए भाई, एक एक फ्रेम पे रोकिए, एक एक फ्रेम पे रोकिए, पहले फ्रेम पे रोकिए। हाँ, ये आपको कुछ कुछ याद आ रहा है आपको? मैं दर्शकों से पूछ रहा हूं, कुछ याद आ रहा है आपको? ये तस्वीरें मोदी जी की आती हैं ऐसे। कभी रैली में भाषण दे रहे होंगे तो कोई रोते हुए लेके एकदम तस्वीर जो है महामानव के विश्वगुरु की खड़ा हो जाएगा। कभी कहीं जाएंगे विदेशी धरती पे तो एनआरआई आएंगे तो वो मोदी जी की तस्वीरें लेकर के एकदम भावुक हो जाएंगे, रोते रोते बाइट देंगे। तो देखिए, योगी जी का भी वही वाला पीआर चल रहा है। अगला फ्रेम ले आइए, तुरंत ले आइए भैया, ले आइए, ले आइए, ले आइए, ले आइए अगला फ्रेम। हाँ, ये देखिए तिलक, भाई योगी जी हैं, एनआरआई हैं जापान में, तिलक उलक बकायदा हो रहा है। इसी तरीके से मोदी जी का भी स्वागत किया जाता है, आपको याद होगा। अब ये दिल्ली जाने की कौन सी दौड़ है, या काहे इतने उत्सुक हैं, उत्साहित हैं योगी जी, ये योगी जी जाने। लेकिन संतोष भाई भले कुछ भी कहें, मैं तो यही कहूंगा कि ना योगी जी दिल्ली जा रहे हैं और ना मोदी जी दिल्ली में बहुत ज्यादा दिन टिकने वाले हैं। हालात तो इन्होंने ऐसे कर दिए हैं। अगली तस्वीर ले आइए, ले आइए तुरंत। ये देखिए, ये तस्वीर भी बहुत मायने रखती है। इस तस्वीर में एक बच्ची भी थी नीचे। और ये हुआ क्या कि बकायदा वहां पर योगी जी गए तो बच्चियों को बुलाया अपने पास, छोटे छोटे बच्चे थे उनको बुलाया, उनसे लगे मंत्र उन्त्र सुनने। और वो पूरी वही हालत जैसे मोदी जी बच्चों को बुला लेते हैं विदेशों में जाके, खूब फोटो वोटो खिंचवाते हैं, वीडियो वीडियो बनवाते हैं। अश्विनी वैष्णव से ट्रेनिंग लेके, अश्विनी वैष्णव रील मिनिस्टर हैं, आज कहीं कह भी रहे थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं पे स्वप्निल समझा रहे भाई, थे। ये जो तस्वीर है इसको हम थोड़ा सा रोक लेते हैं। ये हाँ। टोक्यो में आयोजित एक प्रोग्राम का है। खास बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपको दिख रही है योगी जी को भेंट करते हुए, ये हाँ। जैन श्वेतांबर परंपरा की एक साध्वी तुलसी हैं। और ये जापान पहुंचे योगी आदित्यनाथ, तो उनसे मुलाकात के तौर पर उन्हें जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की प्रतिमा भेंट की है। तो आप ये जैन परंपरा और इस तरह की प्रतिमा भेंट करना,
आमतौर पर विपक्षी राजनीतिक दल अमित शाह को अल्पसंख्यक बताते हुए नजर आते हैं, जैन धर्म का बताते हुए नजर आते हैं, लेकिन अमित शाह ने खुद एक बार बयान देकर इस बात को साफ किया था कि वो वैष्णव हिंदू हैं, मतलब वो हिंदू धर्म के हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये तस्वीर जो है ये इस देश की राजनीति में आने वाले दिनों में याद रखी जाएगी। और 2-3 बातें आप समझिए, दोनों में बेसिक फर्क क्या है। मोदी की टीम का बौखलाना या मोदी की टीम का प्रचार प्रसार फीका पड़ना, क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया नहीं, नए लोग आए नहीं, जो 2014 से है वही बने हुए हैं, वही रोना धोना, वही भीड़ इकट्ठा करना, एक जगह से उठाकर भीड़ ले जाना। और दूसरी बड़ी बात है कि आरटीआई कार्यकर्ता कुछ उनके विदेश दौरों के पीछे पड़ गए। हर विदेश दौरे के खत्म होती है आरटीआई डाल के पूछ लेते हैं कि बताइए इस पे कितना खर्चा हुआ। अब हुआ क्या कि एक दो बार तो वहां के दूतावास ने बता दिया कि भैया कितना खर्चा हुआ, फिर डांट पड़ी, तो फिर वो जवाब देने लगे कि विदेश मंत्रालय बताएगा, कुछ का विदेश मंत्रालय ने भी बता दिया। अब हालत ये हो गई है कि दूतावास विदेश मंत्रालय पर टालता रहता है, और जो विदेश मंत्रालय है वो कहता है कि दूतावास पे टालता रहता है। कभी कहते हैं हम टोटल कर रहे हैं, कभी कहते हैं हमने कुछ किया नहीं, कभी कहते हैं वो स्टेट कैश थे तो उन्होंने वहां की सरकार ने खर्च किया, और इस बीच में दावोस में जो हुआ वहां भी चीजें निकलकर सामने आ गई, तो वो थोड़े से प्रेशर में है। अब योगी आदित्यनाथ का मैंने जिक्र कर दिया है, तो मान लीजिए कि हो सकता है कि उनकी विदेश यात्रा का भी कोई ना कोई आरटीआई डाल के पूछ ले कि भैया बताइए सिंगापुर और जापान में उत्तर प्रदेश सरकार का या विदेश मंत्रालय के दूतावास का, क्योंकि यहाँ जो ये कार्यक्रम होते हैं, ये ध्यान में दर्शकों को बता दूं, ये तकनीकी पहलू होता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो अपना करती है, पीआर एक्सरसाइज जो कुछ है वो तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन दूतावास का भी अपना एक खर्चा होता है, क्योंकि दूतावास को भी कई तरह के कार्यक्रमों में इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ कितना खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ। अब अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के बारे में तो झूठ बोल ही दिया था कि वो तो एयरपोर्ट पे ट्रांजिट करते समय नहा लेते हैं, होटल भी नहीं लेते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि भैया होटल लेते ही नहीं है, होटल लेते ही नहीं है, बल्कि सुरक्षा के नाम पर या तो अपर होटल का अपर फ्लोर जो होता है वो खाली करवा के रखा जाता है, या नीचे वाला फ्लोर, और एक दो देशों के बारे में तो ये कहा जाता है कि ऊपर और नीचे दोनों का पूरा फ्लोर खाली करवा लेते हैं। जाहिर सी बात है पेमेंट आपके और हमारे टैक्स के पैसों से जाता है, और जो 5 किलो अनाज 80-85 करोड़ लोगों को दे रहे हैं उनके टैक्स के पैसे से भी जाता है, क्योंकि वो भी टैक्स दे रहे हैं। लेकिन आपने जो एक बात कही, प्रचार प्रसार फीका, आप गौर कीजिएगा, अडानी मीडिया भी प्रधानमंत्री से ज्यादा तवज्जो योगी आदित्यनाथ को दे रहा है। एनडीटीवी की खबरें आप देख लीजिए। इस देश में राष्ट्रवादी पत्रकार माने वाले, नए वाले राष्ट्रवादी नहीं, पुराने वाले राष्ट्रवादी पत्रकार माने जाने वाले, जिनके चैनल से कई सारे बड़े पत्रकार निकले हैं, वो भी योगी की यात्रा को बहुत गजब से महिमा मंडित करते हुए नजर आ रहे हैं। इतने ज्यादा शब्द वो खर्च नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की यात्रा पर। वैसे भी नरेंद्र मोदी कई तरह के संकटों में फंसे हुए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य में दोबारा आना चाहूंगा। केशव प्रसाद मौर्य, आप उनकी तरफ चले उससे पहले मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो खबर का जरा समझाइए, बताइए, डिकोड कीजिए इसको। पहले खबर कुछ और आती है, 10 मिनट के अंदर हेडलाइन बदलती है। वो तो शुक्र है कि हमारे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है उस खबर का। तो ये हुआ क्या है अचानक से? देखिए, आमतौर पर जो दैनिक भास्कर इसकी खबरें सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली होती है, लेकिन ये खबर जो थी वो सरकार को गिराने वाली खबर बन सकती है। अब इसकी सच्चाई क्या है वो अलग बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह से हेडलाइन बदला है और जिस तरह से पूरी खबर बदली है, ऊपर से बिना दबाव के हो नहीं सकता। अगर डेस्क से गलती हो गई हो तो कह नहीं सकता, नहीं तो ऊपर से बिना दबाव के हो नहीं सकता। कई तरह के प्रेशर में इस ग्रुप को भी लिया जा रहा है, और मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र हैं, अरबपति कारोबारी है, धन्ना सेठ है, कई सारे मीडिया हाउसेस पे उनकी नजर है। एनडीटीवी खरीदा उन्होंने, कैसे खरीदा हम और आप सब जानते हैं। आईएनएस जहां पे मैं काम किया करता था उस आईएनएस को भी खरीदा उन्होंने। अभी भी कई सारे मीडिया समूहों पर उनकी नजर है, तो बहुत सारी मजबूरियां होती है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, इसलिए उस पर हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि भैया ये केशव का मामला है क्या, केशव प्रसाद मौर्य का मामला फंसा कहां है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य शायद ऐसे राजनेता के तौर पर याद रखे जाएंगे जिनके हाथ में मौका आते आते फिसल जाता है। अच्छा, जब भी उनको मौका मिलता है वो बीजेपी की राजनीति का टर्निंग पॉइंट होता है। ये बीजेपी के इतिहास में बहुत कम लोगों को ऐसी भूमिका मिलती है कि उनका राजनीति में बढ़ना वो बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट होता है, लेकिन उसका फायदा वो खुद नहीं उठा पाता।
हाँ, हाँ। केशव प्रसाद मौर्य विश्व हिंदू परिषद के नेता रहे, अशोक सिंघल के साथ रहे, बहुत करीबी उनके माने जाते थे। राम मंदिर आंदोलन से आए, 2017 में अमित शाह ढूंढ के लाए, क्योंकि उनको एक ऐसा चेहरा चाहिए था कल्याण सिंह की भरपाई एक तरह से करने के लिए, उसकी तरह से एक चेहरा और थोड़ा सा मॉडरेट चेहरा भी चाहिए था। केशव प्रसाद मौर्य को लेके आए, प्रदेश की कमान सौंपी, क्योंकि मैं बीजेपी कवर कर रहा था और बड़ी दिलचस्प बात है, दर्शक बहुत लोग नहीं जानते, जिस दिन उनका प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होने वाला था, मेरे बॉस जिस चैनल में मैं था वो संसद भवन घूमने आए थे, अचानक मेरे पास आया कि 1 घंटे बाद उनका ऐलान होने वाला है और मैं उनके घर गया, मैंने इंटरव्यू करके रख लिया। मैंने कहा ऐलान होने के बाद ही चलाऊंगा। वो इतने डर गए कि यार पहले चला दोगे तो बनूंगा भी नहीं। मैंने कहा बेफिक्र रहिए, ऐलान होने के बाद ही चलाऊंगा। तो जी, जब बीजेपी ने ऐलान कर दिया उनका प्रदेश अध्यक्ष बनने का, उसके बाद वो चला और पूरा यूट्यूब, इस बात में कहीं कोई डर राय नहीं है। 2017 का विधानसभा चुनाव उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और करीब करीब, स्वप्निल भाई मैं जानता हूं कि उस समय अमित शाह ने उनकी बातों को माना, करीब 50 के लगभग सीटें मैं बताता हूं आपको विधानसभा, जिसमें करीब 17-18 सीटें थी जो विश्व हिंदू परिषद मांग रहा था। कुछ सीटें ऐसी थी 1 दर्जन के लगभग, जिसमें रामदेव अड़े हुए थे, वो अपना बयाना लेके बैठे हुए थे। ठीक है, कुछ सीटों में संघ के एक बड़े नेता जो बाद में छंड कर दिए गए, वो अड़े हुए थे। केशव प्रसाद मौर्य ने इन 50, 55, 60 सीटों पर अड़कर अमित शाह से बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट दिलवाया। 1-2 जगह तो बीजेपी के गरीब कार्यकर्ताओं को मिला जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं था, बुंदेलखंड की बात बता रहा हूं। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो मोदी साहब ने मनोज सिन्हा को चुना, आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ को चुना और अमित शाह चुपचाप बैठ गए। हम्म। फिर 22 का वाकया हम लोग कल इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद जब केशव प्रसाद मौर्य को लगा कि अब मुझे वफादारी शिफ्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण काल है। जब भी कोई बड़ा राजनीतिक तूफान आने वाला होता है और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, जिसमें तकरीबन तकरीबन 7-8 साल हो गए होंगे बीजेपी नेताओं को बोले। अब लोग दर्शक कहेंगे कि भैया रोज तो बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप ही कैसे कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं 7-8 साल हो गए हैं अपनी मन की बात बोले हुए, अपने मन की भड़ास निकाले, हाँ। खुलकर बोल नहीं पाते हैं, खुलकर कह नहीं मन की पाते बात हैं। तो एक ही मन की बात तो एक ही चल रही है, हरि नाम केवलम, वही मन की बात सुनाते हैं। नहीं नहीं, वो भी मन की बात उनकी नहीं है, और वो एक एजेंसी वो को ठेका सुनना दे भी रखा है। मजबूरी है। हाँ। नहीं नहीं, वो एक एजेंसी को ठेका दे रखा है, एजेंसी उसको लिखती है, नहीं, प्रधानमंत्री जी उसको रटते मैं तो बड़ा हैं। हतप्रभ होता हूँ संतोष भाई, बड़ी मजेदार आपने बात कही मन की बात, मैं तो बड़ा हतप्रभ हो जाता हूँ। अभी मन की बात चल रही थी, नितिन नवीन बकायदा पुतले की तरह बैठ के देख रहे थे और बस मुझे लग रहा था उनके चेहरे की भावभंगिमा ये थी कि अरे जल्दी खत्म करो बकवास तो मैं निकलूं, मुझे और भी काम है। और भाजपा के तमाम नेताओं का हाल यही हो रखा है मन की बात सुनने वालों का। वो इसी तरीके से सुनते हैं मन की बात कि चले गए ठीक है। नहीं मुझे तो लगता है कुछ ऐसे ना हो जो ब्लूटूथ लगा के उसमें गाना ना सुन रहे हो बाद में। नहीं, अब उनको जेपी नड्डा की तरह एक्सपर्ट बनने में थोड़ा सा तो समय लगेगा ना, थोड़ा सा समय तो उनको हाँ, दीजिए कि कैसे झेलना है, कैसे झेलना है। इतना टाइम है मोदी जी के पास, इतना टाइम है मोदी जी के पास। नहीं, मोदी जी के पास नहीं है और नितिन नवीन के पास जरूर है, क्योंकि जो दूसरा वाला भी आएगा वो भी मन की बात करेगा, उसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो बदलने वाला नहीं। हाँ, अगर ये वाले दूसरे वाले आएंगे तो, अगर सरकार बदल जाएगी तो फिर कुछ नहीं कह नहीं सकते, नहीं तो तब तक तो झेलना है, आप ये मान लीजिए। तो ऐसे हम्म, संक्रमण काल में पार्टी गुजर रही है, जहां वफादारियां बदलने का काल है। और वो विदेश दौरे पर गए बिना योगी आदित्यनाथ की सहमति के नहीं गए होंगे। केंद्र सरकार ने भी एनओसी दी जर्मनी जाने के लिए, जर्मनी ने वीजा भी दे दिया। क्यों? क्योंकि दिल्ली वाले समझ रहे थे हमारे आदमी है, यूपी वाला समझने लगे कि भैया ये तो हमारे गोल में आ गए। और जैसे ही आप खबर देखिए, न्यूज लॉन्चर की खबर कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के पाले में शिफ्ट हो गए हैं और आज उनकी एनओसी, उनका वीजा वाला मामला सामने आ गया, यानी एक यूरोपीय देश में उनकी एंट्री बंद करवा दी गई। अब इसमें एनओसी केंद्र सरकार ने नहीं दी तब तो बहुत बड़ी भूमिका है, और अगर केंद्र सरकार ने एनओसी दी और फिर भी यूके ने वीजा नहीं दिया तब तो ये उससे भी बड़ा ब्लंडर है कि भारत को बतौर देश जो है वो अब यूनाइटेड किंगडम यूके जो है बहुत ज्यादा तवज्जो देने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका असर जब केशव प्रसाद मौर्य देश में लौटेंगे और योगी आदित्यनाथ देश में लौटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक बड़े बवाल, एक बड़े बवंडर के रूप में इसका असर सुनने को मिलेगा। और वैसे भी कई जगह खबरें आ रही है कि शंकराचार्य के पीछे एक डिप्टी सीएम का हाथ बताया जा रहा है। वो डिप्टी सीएम कौन है इसका नाम नहीं आ रहा है, तो सुविधा के हिसाब से हो सकता है कि यूपी वाले किसी और डिप्टी सीएम का नाम आगे करते सूत्रों के हवाले से, या हो सकता है कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से किसी और डिप्टी सीएम का नाम चलवा दे सूत्रों के हवाले से। तो ये भी गेम अगले 24 से 48 या 72 घंटों में ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता देता हूं कि नाम भी आ जाएगा। और हो सकता है
कि दोनों में से कौन सा सूत्र पहले नाम डालेगा और दूसरा सूत्र भी नाम डाल सकता है। तो अब बीजेपी की राजनीति के ये घमासान का दौर है और इसमें सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए। कौन किसको निपटा पाता है ये तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में पता लगेगा। और इस बीच अगर राहुल गांधी ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया और थोड़ी सी उन्होंने कोशिश की तो शायद ये सब निपटाते निपटाते खुद ही निपट जाएंगे और तब एक हाँ, नई वैकल्पिक सरकार हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव राहुल गांधी को भी लेना पड़ेगा। बिहार ठीक में बात है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है और राष्ट्रीय जनता दल ने अपना 5वां उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। अब 5वां उम्मीदवार मैं आपको बता दूं, मैं क्यों इन सबको जोड़ रहा हूं, तार जोड़ते रहिए एक एक चीज के लिए। राष्ट्रीय जनता दल के 25 विधायक हैं, पूरा आप ये मिला लीजिए, उनका कांग्रेस और सीपीआई माले आईआईटी सबको मिला लीजिए तो 35 विधायक होते हैं। वहां विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है और पूरा इंडिया गठबंधन मिला के भी 35 विधायक होते हैं। बाद में बचते हैं 5 ओवैसी की पार्टी के और 1 बचते हैं मायावती की पार्टी के। ओवैसी किसी भी हालत में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को वोट देंगे नहीं। तो अगर वो 35 उम्मीदवार के बल पर, उसमें भी पूरे के पूरे 35 उनके साथ है कि नहीं, राज्यसभा का एक उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश की सहमति नहीं बना होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि नीतीश पलटेंगे, लेकिन नीतीश ने उनका घर खाली करवाने वाला मामला जो है वो स्टॉप करवा दिया है। यानी नीतीश बीजेपी की तरह से बिल्कुल निचले स्तर पर जाकर राजनीति नहीं करना चाहते। जैसे इन्होंने तुरंत राहुल गांधी का घर खाली करवा लिया ठीक था, बात। फिर राहुल गांधी को जहां अलॉट किया उसी लेन में जाके उन्होंने नितिन नवीन को अलॉट कर दिया। बाद में पता लगा कि नहीं, हम क्या परेशान करेंगे राहुल गांधी को, राहुल गांधी के यहाँ ज्यादा लोग आ रहे हैं, पता लगा वो हमें ज्यादा परेशान करने लगे तो दूसरी जगह अलॉट कर दिया। तो ये तमाम राजनीति का चक्र जो है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, इसका लाभ हासिल करने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत तो है वो राहुल गांधी को आगे बढ़ के करना होगा। फाइल ठीक खोलनी बात है। होगी, इसके लिए फाइल खोल दीजिए, हाँ, लेकिन फाइल खोलने के साथ साथ उन लोगों से भी संपर्क कीजिए जो हाँ। जिनके मन में थोड़ी सी कुंठा जन्म लेती जा रही है। चलिए ठीक बात है, लेकिन उनसे संपर्क करके भी राहुल क्या ही करेंगे, उनकी भी बहुत फाइलें मोदी सरकार के पास हैं, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर इतना तो तय है कि जब सब एक-दूसरे को निपटाने में लग जाते हैं, तो फिर एक-दूसरे को निपटाते-निपटाते कहीं ऐसा ना हो अपना घर ही निपटा लें। क्योंकि लक्षण, हालात वही नज़र आ रहे हैं और यही बात संतोष भाई ने अभी कही। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए हम दोनों को इजाज़त। देखते रहिए द न्यूज़ लॉन्चर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बहुत शुक्रिया संतोष भाई। नमस्कार।